we'll start today the seminar, first seminar of first of third. ठीक है, हमारे 3 सेमिनार्स होंगे। तीसरे का फर्स्ट सेमिनार आज होने जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सीएसएस के बारे में आप लोगों को जो है वो ये सेमिनार है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मसला दरपेश आ रहा है कि बिल्कुल रूट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो रूट से स्टार्ट हम करते हैं कि कंपैरेटिव एग्जाम्स या सीएसएस और पीएमएस या इसको हम पीसीएस भी जो है वो कहते होते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड लेवल का एग्जाम जो होता है उसको हम सीएसएस कहते हैं, ठीक है। सीएसएस इज हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल एग्जाम, ठीक है। काइंडली माइक अपना म्यूट कर लें सारे, ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक होता है सीएसएस, एक दूसरा होता है पीएमएस, ठीक है। पीएमएस जो होता है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, सीएसएस जो है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सीएसएस और पीएमएस जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और इनका डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि सीएसएस और पीएमएस के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक्चुअली इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ये होता है कि सीएसएस फेडरल होता है और पीएमएस जो है वो क्या होता है, सीएसएस इज फेडरल वाइल पीएमएस इज प्रोविंशियल, ठीक है। इनके ग्रुप्स मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। सीएसएस के ग्रुप्स अलग होते हैं और पीएमएस के ग्रुप्स जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो दूसरी चीजें हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा, वो ये है कि इनकी डेट्स ऑफ एग्जाम के इनके एग्जाम भी जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे सीएसएस की अनाउंसमेंट जो होती है वो मई जून जुलाई इन 3 महीने में इनकी अनाउंसमेंट हो जाती है, और एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के अर्लियर मंथ में आ जाती होती हैं। एंड पेपर्स जो होते हैं सीएसएस के वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो लास्ट 10 to 12 ईयर्स जो है वो फरवरी में ही होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं पीसीएस के ऊपर, वो अलग अलग प्रोविंसेस का अलग अलग जो है वो सिस्टम होता है। कोई नवंबर में रख लेते हैं, कोई दिसंबर में रख लेते हैं, कोई इवन सितंबर अक्टूबर में भी जो है वो एग्जाम रखते होते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इनके ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे प्रोविंशियल के, अगर आप प्रोविंशियल पीसीएस को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो ग्रुप मिलेंगे वो आप उसी सूबे के अंदर रह के ही आप क्या करेंगे, सर्व कर सकते हैं। वाइल अगर आप सीएसएस क्लियर करते हैं तो आप फेडरल लेवल पे पूरे मुल्क के अंदर कहीं पे भी आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। यानी आप क्या होंगे, आप प्रोविंशियल लेवल पे आएंगे तो प्रोविंशियल लेवल पे आप कहीं भी जो है वो अप्लाई सर्व कर सकते हैं, और अगर आप जब सीएसएस करेंगे तो फेडरल लेवल पे आप कहीं पे भी जाके क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। अब देखें सीएसएस करने के लिए जो दूसरी मेन चीज यहाँ पे मानी जाती है मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव में, कि कौन सी चीजें हैं जो हर एक एस्पायरेंट को जो है वो क्या करनी चाहिए, जाननी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग, बिफोर गोइंग टू ज्वाइन द सीएसएस प्रिपरेशंस, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कौन सी होनी चाहिए, यानी थिंग्स मस्ट टू नो बिफोर माइंडसेट फॉर सीएसएस और पीएमएस, ठीक है। तो सीएसएस करने के लिए आपको ना 4 बेसिक कंसेप्चुअल्स आपके जहन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि आपके पास थोड़ी सी हिस्ट्री की मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री को स्टार्ट कर लेना है। एटलीस्ट 100 ईयर्स की जो आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए वो आपके पास लाजमन होनी चाहिए, ठीक है। अब उस 100 ईयर्स में क्या क्या आता है, उसमें यूनाइटेड नेशंस की वैल्यूएशन आती है, उसमें वर्ल्ड वॉर्स आती हैं, उसमें कोल्ड वॉर्स आती हैं, उसमें ग्लोबलाइजेशन का इशू है वो आता है, उसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट होते हैं वो आते हैं। यानी 21st सेंचुरी के जितने भी जो है वो सिनेरियोज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपको उनके बारे में थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है।
अब देखें, चूंकि हम 21st सेंचुरी के अंदर आए हैं, तो 21st सेंचुरी में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19। ये बहुत ही ज्यादा जो है वो ग्लोबल इशू है, ठीक है। ये न्यूक्लियर वेपन्स का, हम जैसे एटॉमिक बम्स हो गए या जैसे न्यूक्लियर वॉर्स हो गई, उनसे भी ज्यादा खतरनाक जो प्रूव हुआ है वो हुआ है कोविड-19, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को जो है अपनी लपेट में ले लिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो ग्लोबल लेवल पे, यानी जो वर्ल्ड लेवल पे आप लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होने चाहिए इनके बारे में, कि इनका बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव क्या है, ये कहाँ से इवॉल्व हुई, ये किन कंट्रीज को स्ट्राइक किया इसने, किन के अंदर इसने बिल्कुल डिजास्टर्स कंडीशंस जो है वो अप्लाई कर ली, ठीक है। द सेकंड वन इज, आपने पहले वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड वॉर्स, कोल्ड वॉर्स, ग्लोबलाइजेशन, दीज आर वर्ल्ड इश्यूज, ठीक है। द सेकंड वन इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो आनी चाहिए, एंड ये माना जाता है, और ये हर जगह पे आप लोगों ने क्या करना है, लाजमी याद भी रखना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का जहाँ पे सवाल आता है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप 3 पोर्शंस में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को, ठीक है। द फर्स्ट वन इज 1857, यानी ओवरऑल जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो 90 इयर्स की हिस्ट्री आती है, 1857 से 1947 तक, ऑलमोस्ट 90 इयर्स हो जाते हैं। तो इनको आपने 3 पोर्शंस में डिवाइड करना होता है। द फर्स्ट वन इज 1857 टू 1905, ठीक है, 1857 से 1905 तक। ये क्या है, इस पोर्शन में एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है वो इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, जैसे मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, मुख्तलिफ जो है वो देवबंद जो है वो, यानी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इसमें इवॉल्व हुई हैं। द सेकेंड पार्ट इज दैट 1905 से लेके 1928 तक, इसमें क्या थी, इसमें पॉलिटिक्स थी, ठीक है, कि मुस्लिम लीग का जो है वो इवेल्युएट होना, उसके बाद जो है वो, यानी मुख्तलिफ मुस्लिम्स ने किस तरह से पॉलिटिक्स को आगे लाया, ठीक है, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो थर्ड पोर्शन है आपने डिवाइड करना है, थर्ड पोर्शन इज दैट के 1928 से लेके 1947 तक, दिस इज कॉल्ड एज सोल ऑफ लाइट, यानी इसको हम क्या कह देते हैं, सोल ऑफ लाइट, या इसको हम कह देते हैं कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी आप लोगों को जो है अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए 3 आपके बैकग्राउंड्स ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के 90 इयर्स तो ये हो गए कि इनको आपने 3 पोर्शंस में आपने डिवाइड कर लिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 1947 से लेकर 2020 तक, ठीक है, ये जो है पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के अंदर आती हैं चीज़ें, कि जैसे नेशनल सेक्टर्स हो गए, जैसे आपका मुख्तलिफ पॉलिटिक्स हो गए, मुख्तलिफ जो है वो आपकी आर्मी के सेक्टर्स हो गए, यानी मुख्तलिफ पाकिस्तान की जितनी भी आज की तारीख तक, यानी 1947 से 2020 तक जितने भी आपके इवेंट्स हुए हैं, जितने भी आपके पॉलिटिकल सिनेरियोज हुए हैं, आप लोगों को उनके बारे में भी थोड़ा सा पता होना लाजमी है, ठीक है। ये हो गई 2 बातें। अब जो तीसरी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है आपकी जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, यानी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, के दुनिया को कौन कौन से जो है वो रीजन्स के मुताबिक डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो रीजन्स ये होते हैं, रीजन्स रीजन्स के मुताबिक अर्थ के जो वर्ल्ड के रीजन्स हैं उसको हम 3 बेसिक जो हाँ आप लगला बहन जो तो क्या कर दो, मैं बनी कर तीन देगा। तीन आपके जो है वो बेसिक चीजें हैं, उसमें आपने क्या करना है, आपने उसको डिवाइड करना है। द फर्स्ट वन इज जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, कि दुनिया की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, किस तरह से उसको हैंडल, दुनिया के कौन कौन से कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नाउ डेज अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, फ्रांस, रशिया, दीज आर दी हेवी बंकर्स ऑफ पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। द सेकंड इज जियो इकोनॉमी। जियो इकोनॉमी में क्या होता है कि दुनिया किस तरह से जो है वो इकोनॉमी को डील कर रही है, जैसे पाक चाइना एंड यूएस ट्रेड वॉर हो गया, हाँ तो आपने क्या करना है लिन उसके रंदर अंदर, आपने उसके अंदर अंदर क्या करना है कि पॉलिटिक्स को आपने देखना है कि दुनिया की पॉलिटिक्स किस वजह से है, और इकोनॉमी में आपने देखना है कि दुनिया की इकोनॉमी को कौन डील कर रहा है, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमी डाउन हो रही है, किस तरह से इकोनॉमी राइज हो रही है। तो
ये आपने सेकंड पोर्शन में आपने आपने जाके देखना है। द थर्ड पोर्शन इज दैट जियो स्ट्रेटेजिक। जियो स्ट्रेटेजिक के अंदर ये देखना है आपने कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से है, इंटरनेशनल माइंडसेट्स जो है वो किस तरह से सिक्योरिटी को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 इज दैट के जिसको हम कहते हैं पोलाइटी, POLITY, ठीक है। पोलाइटी में क्या होता है कि पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आपने क्या करना है, थोड़ा सा इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लॉ मेकिंग होता है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स होती है, लॉ मेकिंग होता है, लेजिस्लेचर होता है आपका, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं, उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, फेडरलिज्म वर्सेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। इसका आपस में कौन सा रिलेशन है, ये सब कुछ जो है वो आपने वहां पे जानना होता है। यानी ये बेसिक चीजें हैं जो सीएसएस के हर एस्पिरेंट को बेसिक जो है वो आनी चाहिए। बेसिक उसको इवेल्युएट करना लाजमन होता है, सीएसएस का कोई भी एस्पिरेंट हो उसको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गए बेसिक सी चीजें, ठीक है। यानी अगर ये चीजें आपके अंदर मौजूद हैं देन यू कैन गेट प्रिपेयर फॉर सीएसएस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द सेकंड वन इज दैट सब्जेक्ट सिलेक्शन। के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का ये इशू बहुत ज़्यादा होता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन हम किस तरह से करें, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ क्राइटेरियाज आपको बताए जाते हैं कि जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जो आपने बैकग्राउंड नॉलेज पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक आप जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। बट दिस इज नॉट द कंसेप्चुअल थिंग, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बैचलर्स की डिग्री जो है वो तो एक सब्जेक्ट के अंदर होती है, बट सीएसएस के अंदर वो उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेते बिकॉज दैट्स टू लेंथी अप्रोच, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर आप लोगों को पता है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 6 होते हैं 600 मार्क्स के, एंड यू हैव टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स व्हिच इज आल्सो ऑफ 600, ठीक है। तो टोटल जो है वो आपका 1200 मार्क्स आपकी जो है वो बनती है इन पर्सपेक्टिव फॉर सीएसएस, ठीक है। अब देखें जो लेट मी ऐड सम कैंडिडेट्स, चलें अब देखें सीएसएस जब आप चूज करते हैं ना कोई सब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले तो आप देखेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करें उसके दरमियान कोई रिलेशन है या नहीं है। जिस तरह से आप आईआर को चूज करते होते हैं, ठीक है। आईआर इट्स लिटिल बिट ऑफ लो स्कोरिंग, इतना ज्यादा भी नहीं है बट लो स्कोरिंग थोड़ा सा है। तो इसके अंदर क्या होता है, आईआर जब आप पढ़ते हैं तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी काफी हद तक जो है वो जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वो आपके हल हो जाते हैं। और आपको पता है कि सीएसएस का जो ऐसे होता है वो भी ऑलमोस्ट 2 to 3 टॉपिक्स जो है वो आपके इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर उनकी थोड़ी सी टच होती है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को भी है जो जहन में अंदर रखना है। तो आपने एफपीएससी की आउटलाइंस जो है वो देख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका आपके पास डेटा आपको अवेलेबल हो, ठीक है। आपका डेटा जो है वो मुख्तलिफ बुक से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ हम अब देखते हैं कि जैसे सिंध जो SPSC है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उस के कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं SPSC के लिए, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जो हम एडवांटेज कहें वो ये है कि 2020 के बाद जो अब SPSC का एग्जाम या SPSC का जो सिलेबस है और CSS का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 95% जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो अगर कोई सिंध का बंदा जो है वो CSS के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसका PCS या उसका जो SPSC है वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, प्रिपेयर होता है। यानी ये उनके लिए एक बहुत ही जो है वो डायमंड जैसी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ठीक है। तो आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि आपने CSS के लिए प्रिपेयर करना है, आपने PCS के लिए भी प्रिपेयर करना है, यानी दोनों के लिए आपने कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए आपने खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को तो ऑलमोस्ट आपकी प्रिपरेशन PCS के लिए भी जो है वो होती चली जाएगी, ठीक है। अब
मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स होते हैं या मुख्तलिफ जो ट्रेनर्स होते हैं या मुख्तलिफ जो एकेडमिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नोट्स पढ़ना अच्छी बात है, ये मैं नहीं कह रहा कि नोट्स पढ़ना कोई गलत बात है, लेकिन नोट्स जो है ना, आप अपने बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसको हम चलें लैटरली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, whatever it is compulsory, whatever that is optional, ठीक है, आपने उसके लिए स्टीरियोटिपिकल प्रिपरेशन को बिल्कुल अवॉइड करना है। स्टीरियोटिपिकल क्या होता है कि आपको फ्लां बुक मिल गई, आपने उसको रट लिया, देन यू कैन डू सीएसएस। दैट्स वो होता था 2010 के इससे पहले, ठीक है, यानी 21st सेंचुरी में जब सीएसएस की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड बढ़ गई, तो 2010 से पहले ऐसा ही होता था कि एक सब्जेक्ट जो है वो उसके लिए एक बुक काफ़ी मानी जाती थी, बट 2020 या 2019-18 इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या होता है, कंपटीशन हो गया है, ठीक है। आपने कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स आपने क्या करनी है, पढ़नी है। उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए जब 2 बुक्स आप प्रेफर करते हैं, तो फर्स्ट बुक इज टू द पॉइंट, और जो सेकंड होती है वो उसकी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, ताकि आप उससे क्या करें, रेफरेंस हासिल कर सकें, ठीक है। रेफरेंस हासिल करने का मतलब ये होता है कि एक राइटर जो है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक राइटर अगर कोई पॉइंट लिखता है तो दूसरा राइटर भी वही पॉइंट लिखे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राइटर्स के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आपने कम से कम 2 बुक्स को क्या करना है, आपने इकट्ठा करके जो है वो चलना होता है आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट सिलेक्शन की का सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिलेक्ट आप, आपने ये भी नहीं देखना कि एफपीएससी का बिहेवियर भी नहीं देखना उस सब्जेक्ट के बारे में कि ये बहुत ही लो स्कोरिंग है तो यार इसको मैं ना लूँ तो अच्छा है, या ये हाई स्कोरिंग है तो इसको मैं ले लूँ, तो ये भी आप नहीं देखना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आप अगर कोई किसी सब्जेक्ट में आप बिल्कुल निल हैं और उसका बहुत हाई स्कोरिंग है तो आप उसके पीछे भागेंगे, तो आप उसके पीछे भागेंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपने एफपीएससी के बिहेवियर को बिल्कुल नहीं देखना व्हाइल चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यू कैन चूज ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑन योर ओन क्राइटेरिया, ऑन योर ओन कीन, ठीक है, आपने उसको जो है वो देखना होता है, ठीक है। देन हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, के पेपर को किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इशू होता है क्योंकि वहाँ पे आपके पास 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट्स, ठीक है, 6 into 3 आपके पास क्या होते हैं, 60 into 3 आपके पास मिनट्स होते हैं वहाँ पे। तो आपने क्या करना होता है, टाइम को सामने रखना पड़ता है कि आपने इतने टाइम के अंदर आपने इस पेपर को जो है वो खत्म करना है कैसे भी करके, अदरवाइज योर पेपर विल बी टेकन आउट। अब क्या होता है कि उसको आप क्या करें, 20 मिनट्स निकालें आप उसके एमसीक्यूज पोर्शन के लिए, जो है आप ऑब्जेक्टिव के लिए आप निकालें, ठीक है, तो बाकी आपके पास बच गए 160 मिनट्स, तो 160 मिनट आपके पास मौजूद हैं। अब उस 160, अब जो 20 मिनट्स आपने निकाले हैं उनमें क्या करना है, आपने इनमें आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, इस चीज़ को एवेल्युएट करना है, आपने एमसीक्यूज भी सारे कर लेने हैं उसमें, और उसमें आपने ये भी डिसाइड करना है कि मैंने वो 4 क्वेश्चन कौन से करने हैं, क्योंकि कंपलसरी या सीएस के अंदर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स के। तो 100 का जो पेपर है आपका, तो 20 मार्क्स तो आपके निकल गए किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में, बाकी आपके पास बच के 80 नंबर्स आपके 4 क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपने उन 20 मिनट्स के अंदर इवेल्युएट करना है कि मैंने करने कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अगर 40 मिनट्स के अंदर आप उसको 40 मिनट्स को आप उसको डिवाइड कर लें पर क्वेश्चन के, तो आपका इजीली जो है वो पेपर सॉल्व हो सकता है। तो 40 मिनट्स काफ़ी होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना किस तरह से है, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब देखें सीएसएस का क्वेश्चन इस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप बोर्ड का एग्जाम दें या जिस तरह से आप कॉलेज लेवल का एग्जाम दें। अब सीएसएस का जो भी क्वेश्चन है उसको आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, ठीक है, इट शुड बी ऑफ 3 पार्ट्स। एक होता है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो उसका आप पहले इंट्रोडक्शन लिखें कि ये क्वेश्चन जिसके बारे में कह रहा है वो है क्या चीज़, ठीक है, उसको इंट्रो को हम कह देते हैं एक्सेक्यूटिव समरी, तो उसको समरी भी कह देते हैं।
या उसको हम सिनॉप्सिस भी कहते होते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन हमें दे रहा है। देन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो होता है बॉडी। बॉडी के अंदर आपने एक्सप्लेन करना होता है जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसके बारे में, कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसको आपने बॉडी ऑफ द क्वेश्चन के अंदर आपने उसको जो है वो लिखना होता है। और ये लार्ज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है। इसको आपने इवेल्युएट इस तरह से करना होता है कि जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप किसके अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं। इस वजह से इसको आप क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है किसी क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर सीएसएस इज कंक्लूजन। तो जो आपने लिखा है लास्ट के अंदर 2 to 3 लाइंस का कंक्लूड करें, ताकि जो एग्जामिनर है वो समझ सके कि जो कैंडिडेट है उसने लिखा किसके बारे में है, ठीक है। तो कंक्लूजन भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसके अंदर, सीएसएस के पेपर के अंदर। अब ये अगर तीनों पार्ट्स आपने अच्छी तरह से लिख लिए तो एग्जामिनर समझ सकता है कि इसने 20 नंबर का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है, तो आपको मैक्सिमम नंबर्स वो दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है आपकी यहाँ पे आती है, दैट्स नोट्स मेकिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजन क्वेश्चन फॉर द एस्पिरेंट्स के नोट्स किस तरह से तैयार किए जाएं, ठीक है। अब नोट्स मेकिंग जो है ना वो बहुत ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। ये अगर आप किसी एकेडमी के नोट्स पढ़ेंगे तो जिस दिन आपका पेपर होगा आपको कुछ समझ नहीं आनी कि भाई नोट्स जो है वो पढूं तो पढूं किस तरह से मैं, क्योंकि आपके अपने बनाए नहीं होंगे। अगर आपके अपने बने नोट्स होंगे तो आप जो है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट मैंने कहाँ पे लिखी थी और किस चीज को मैंने कहाँ पे जो है वो रीड आउट करना है, ठीक है। तो ये बातें जो है आपने जहन में रखनी है कि नोट्स आपने सेल्फ मेड करने हैं, नोट्स आपने किसी एकेडमी के को प्रेफर नहीं करना, क्योंकि नोट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये भी होता है कि बुक्स जो है आपको उन बुक्स को किस तरह से रीड करना चाहिए, उन बुक्स किस तरह से जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए। अब इसके लिए सजेशन जो है वो मैं आपको ये दूंगा कि फॉर सपोज कोई भी आपने टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को पहले फाइनलाइज करें कि मैंने ये टॉपिक आज क्लियर करना है, ठीक है। उस टॉपिक को आपने फाइनलाइज किया, ठीक है, कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ना है। फॉर सपोज द टॉपिक इज सीपेक, तो आपने कहा कि भाई मुझे सीपेक का टॉपिक पढ़ना है। तो सीपेक का जब आप टॉपिक पढ़ना है तो फिर आपने सोर्स ढूंढना है कि मैंने वो पढ़ना कहाँ से। आप मैगजीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिजनेस एडिटोरियल्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रिसर्च पेपर का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बातें किसके लिए, नोट्स के लिए, कि सोर्स आपने ढूंढ लिया। तो रिसर्च पेपर भी हो सकते हैं, मैगजीन्स भी हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आपके पास सामने पड़ा हुआ है, सोर्स भी पड़ा हुआ है, फाइनलाइज टॉपिक भी पड़ा हुआ है। अब आप क्या करें, पढ़ें उसको। अब जब आप पढ़ते हैं ना तो जितनी भी आपकी जो रीडिंग है उसको आप डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड करें कि ये टॉपिक मैंने फॉर सपोज 1 घंटे में कवर करना है, ठीक है। तो उसके जब आप पार्ट्स बनाएंगे तो 1 घंटे में तो कवर करना है, बट इसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है वो मैंने 15 मिनट के अंदर करना है, इसका बॉडी जो है मैंने वो आधे घंटे के अंदर करना है, जो इसका कंक्लूजन है वो मैंने लास्ट 20 मिनट के अंदर करना है। तो उसको डिफरेंट पोर्शंस के अंदर क्या करें, डिवाइड करें। तो इससे ये होगा कि आपकी स्ट्रेंथ, रीडिंग की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और आपकी जो है वो कैपेबिलिटी नोट्स बनाने की भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखें आपने उसको यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने किसी एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आपने किसी एक टॉपिक के लिए जो है वो कितना टाइम मुक्स करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये होना चाहिए कि मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स आपने एक टॉपिक के लिए जो है वो टाइम स्पेंड करना है। सर काइंडली म्यूट काइंडली कर दें इनको। म्यूट माइक म्यूट करें, सारे माइक म्यूट करें, काइंडली म्यूट योर माइक्स, ठीक है। चले, अब जो है वो नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन जब यहाँ पे आता है तो आपने ये करना है कि बिफोर रीडिंग टाइप जो
ठीक है। तो आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप कॉपी और पेन उठाएं और 6 क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन बनाएं। तो आप जब 6 क्वेश्चन बना लेंगे पहले से ही और आप आहिस्ता आहिस्ता जब टॉपिक को पढ़ते जाएंगे तो आपका सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं? वो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट आपने क्वेश्चन लिखना है कि इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड इन दैट टॉपिक। ये जो टॉपिक आपका है उसके अंदर इश्यूज और प्रॉब्लम्स कौन से हैं जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। तो जो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रॉब्लम्स जो है वो आप आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे, आप उसको सेपरेट करके लिख लें, ठीक है। देन आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस टॉपिक के अंदर कि आपने एक चीज जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है। जैसे लेवल होता है ना किसी गेम का, आप एक लेवल क्रॉस करते हैं फिर दूसरा लेवल, यानी फिर दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि कॉज एंड रीजंस आइडेंटिफाइड इन दैट टॉपिक, कि भाई जो आपने रीजन, जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, ठीक है, कि वो किस तरह से, वो क्यों आया है वो प्रॉब्लम आपके पास। तो ये होती हैं आपके बेसिक बेसिक छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं, जिसकी आपकी गेनिंग कैपेबिलिटी जो है वो आपकी चली आती है, स्ट्रांग होती है। थर्ड आपका क्वेश्चन होता है आर्ग्यूमेंट्स का, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट्स के राइटर की एविडेंस क्या है, ठीक है, कि राइटर की जो है एविडेंस वो है वो किस तरह से है, कि राइटर इसके अंदर प्रूफ क्या करना चाहता है। सी फॉर सपोज सीपेक का अगर टॉपिक है तो सीपेक के अंदर राइटर जो है वो क्या प्रूव करना चाहता है कि सीपेक एक गेम चेंजर है या एक नाइटमेयर है या क्या प्रूव हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आपने चौथा जो क्वेश्चन वहां पे लिखना है वो क्या होना है, एविडेंस ऑफ राइटर टू सब्सटेंशियल द राइटर ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड। तो आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं क्या राइटर भी वही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना चाहता है अपने जो है वो राइटिंग में, अपनी जो है वो पेपर में, या अलग से उसके कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो आपने ये भी है कि राइटर के साथ अपनी जो है वो सिंक्रोनाइज आपने करना है खुद को, ठीक है। फाइनल वन इज योर ओन आर्ग्यूमेंट, कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है उस टॉपिक के अंदर, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, कि वो either a game changer or a nightmare, or which it's beneficial for both the countries or it's worse for both countries, ठीक है। तो वो ये आपका जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो भी आपको क्या होना चाहिए, आपको लाजमन जानना चाहिए। तो लास्ट जो आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये होता है कि आप दूसरे जो चीजें हैं, दूसरे जो आपके क्या हैं राइटर्स हैं, फॉर सपोज अगर आप जाहिद अशरफ की किताब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सीपेक को किस तरह से लिखा गया है, और इसी को कंपेयर करके अगर आप फॉरेन राइटर को आप पढ़ रहे हैं तो उसने सीपेक के बारे में क्या लिखा है। तो आप, ये नहीं है कि आप जस्ट राइटर को, एक राइटर को देखा उसके साथ अपनी मैचिंग की, दैट्स इनफ, इट इज नॉट इनफ। आपने क्या करना है कि दूसरे राइटर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, आप उसके ऊपर भी जो है वो ध्यान आपने डालना होता है। तो ये तो हो गई सारी की सारी नोट्स मेकिंग की बातें, कि नोट्स आपने किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से आपने इवेल्युएट करना है चीज़ों को। आप, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास मटेरियल का सोर्स जो है मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से आप सोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, यानी दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो आपने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है जो मोस्ट कैंडिडेट्स को जैसे हम कहें कि कंफ्यूज करती है, दैट इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, or difference between common man and aspirant in respect of reading newspaper. This one is most critical, most जो है confusing question for everyone. तो इसको हम, we have just 5 minutes left in our meeting. तो I am now वाइंडिंग अप दिस सेशन, एंड आपको 5 मिनट के बाद दूसरी लिंक जो है वो सेंड कर दी जाएगी और रिमेनिंग पार्ट हम जो है वो उसके अंदर सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। तो आपने जाना कहीं नहीं है, आपने फिर से इसको ज्वाइन करना है, तो हम इसको दोबारा से स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।